हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 क्या बात करता है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता है, क्या क्या स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, जो ये स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी फ्रीडम जो आपको मिली हुई है अनुच्छेद 19 के तहत, क्या इस पर कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि नहीं। इन सभी को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद केस लॉ। ठीक है, तो जो आपके प्री और मेंस के एग्जाम के लिए ना, दोनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 की। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट कहाँ पे है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। आर्टिकल 18 तक हमने प्रोविज़न कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज बात करें आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 जो आपका क्या है, ये जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना। यानी कि जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप अपने विचार को व्यक्त कैसे करोगे। आपने क्या कर दिया, किसी नेता को एक कुर्सी पे बैठा दिया। ठीक है, अब नेता क्या है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उस काम को करने के लिए मजबूर कैसे करोगे। आपको आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ताकि अपने विचारों को व्यक्त कर सको, उनसे बात कर सको। अगर यही नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी किस काम की। तो ये आर्टिकल 19 में आपको ये राइट मिला हुआ है, आपको फ्रीडम मिली हुई है कि आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे देखें आर्टिकल 19 ना, तो आर्टिकल 19 आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हुआ मिलेगा। दो कैटेगरी कैसे? पहले में तो बताता है आपको फंडामेंटल राइट कि आपको क्या क्या यहाँ पे स्वतंत्रता मिली हुई है। दूसरा बताता है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक में निर्बंधन बताए गए कि ये जो मूल अधिकार आपको मिले हैं आर्टिकल 19(1) में, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्या निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो ये जो आधार है ना, इन्हीं आधारों पर क्या किया जा सकता है, इसमें निर्बंधन यानी कुछ रोक लगाई जा सकती है आपकी स्वतंत्रता पर। और बात करें, जैसे आप देखोगे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, ये दो आर्टिकल हैं। यानी कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तब आपके जो ये राइट है ना आर्टिकल 19, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब आंतरिक अशांति हो, यानी कि जब देश में आंतरिक अशांति जो फैल जाए तो उसमें क्या करना होता है, राष्ट्रपति को स्वयं एक घोषणा करनी होती है। और घोषणा में क्या करते हैं, आपके आर्टिकल 19 में जो अधिकार मिले हैं ना, उसको निलंबित किया जाता है उस घोषणा के माध्यम से। अदरवाइज यहाँ पे अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण हो रहा है तो आप इस आर्टिकल में दिए हुए स्वतंत्रता जो है ना, वो निलंबित हो जाएंगे। तो ये दो कैटेगरी समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए मूल अधिकार आपको मिले कौन कौन से हैं, क्या क्या मूल अधिकार आपको मिला हुआ है इस आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आपको बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब अपने अब विचारों को प्रकट करते हुए दूसरों को समक्ष रख देना। जब आप बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, आपको विचारों को प्रकट करने की आज़ादी नहीं रहेगी, तो किस काम की आपकी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किस काम की। इसमें तो लोकतंत्र रहा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे ये आपको वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आता है आपका शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, तो लोगों के साथ अपने विचार प्रकट कर सकते हो, तो एक नॉर्मल सम्मेलन तो कर सकते हो शांतिपूर्वक। यहाँ पे कैसा लिखा है, शांतिपूर्वक और निरायुध, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। क्योंकि आप जब सम्मेलन करोगे लोगों से मिलने के लिए, एक साथ जब यहाँ पे आप आते हो ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। और निरायुध, निरायुध का मतलब बिना किसी हथियार के। आप जैसे जुलूस निकालते हो, रैली निकालते हो, एक जगह इकट्ठे होते हो सभी लोग, तो ये कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अब जब आपने सम्मेलन की तो आपके मन में विचार आया कि हम एक काम करते हैं, सब एक संगठन बना लेते हैं, संगम बना लेते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसकी भी स्वतंत्रता आपको है सी में। उसके बाद आता है डी नंबर,
डी नंबर यहाँ पे क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, डी नंबर यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो डी नंबर एक क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं किसी भी इस क्षेत्र में संचरण कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। जब ये कर सकते हो, आना जाना लगा हुआ है, तो फिर आपको क्या होगा, एक चीज़ और आएगी कि आपको रहना भी होगा। अगर आप कहीं जाओगे तो आप तो रहोगे भी, वहाँ निवास भी करोगे। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पे ई नंबर में, ठीक है, ई नंबर में क्या लिखा है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। आप वहाँ निवास भी कर सकते हो, वहाँ पर बस भी सकते हो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में। उसके बाद एफ नंबर क्या आता है, एफ नंबर है संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था जब तक 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, यानी जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, तो इसके तहत क्या कर दिया गया, जो आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था ना, इसको ख़त्म करके आर्टिकल 300 ए में, यानी कि 300 ए में जोड़ दिया गया और इसको लीगल राइट यानी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। तो अभी जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, आपका ऐसा नहीं है कि आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को आप खरीद नहीं सकते हो, आपका मूल अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं है ना। बाकी आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हो किसी भी तरीके से, आपको ये अधिकार है, वो लीगल राइट मिला हुआ है आपको। लेकिन ये आपका ये जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं होगा। मूल अधिकार होगा ना तो यहाँ पे सभी आके खड़े हो जाएंगे कि हमको संपत्ति चाहिए, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया यहाँ से, और कहाँ पे डाल दिया गया, आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कि जी नंबर, यानी कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार। अब जब यहाँ निवास कर रहे हो, बस रहे हो, तो आपको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो करोगे। आप कोई जॉब कर सकते हो, कोई उपजीविका चलाने के लिए कोई व्यापार कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो वहाँ पर। ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ना, वो आर्टिकल आपको कहाँ पे मिली हुई है, आर्टिकल 19(1) में, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 19(1) में ये पूरे अधिकार बताए गए हैं, इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं, और वो सिर्फ आपके कहाँ पे लगाए जाएंगे, जो आर्टिकल 19 में उसके सब क्लॉज 2 से लेकर सब क्लॉज 6 तक में जो आधार बताए गए, सिर्फ उन्हीं आधारों पर ही लगेगा, अन्य आधारों पर आप नहीं लगा सकते। अब आधार क्या हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो उसमें लिखा होगा कि भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमान, ठीक है ना, ये सभी चीज़ जो है ना, जो भारत की जनता है उनकी सुरक्षा हेतु अगर किया जा सकता है, यहाँ पर निर्बंधन कुछ लगाना चाहिए और लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो क्या ये अधिकार अत्यंतिक है, ये निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि आप क्या कर सकते हो, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, कुछ निर्बंधन लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ केस लॉस आए थे, जो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1952 का था। अब इसमें क्या होता है, इस केस के माध्यम से बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा भी रहे हो ना, तो आप किन आधारों पर लगाओगे, सिर्फ जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 से लेकर सब क्लॉज 6 तक है, तो उनमें जो आधार बताएंगे उन्हीं के आधार पर लगा सकते हो, अन्य आधार होने नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ये भी इस केस के माध्यम से, रोमेश थापर के केस में बताया गया कि जो आप निर्बंधन लगा रहे हो ना, वो युक्तियुक्त तो होना चाहिए। बिना युक्ति के आप नहीं कर सकते ना, मनमानापन तो चलेगा नहीं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि निर्बंधन जो लगाए गए हैं युक्तियुक्त होंगे, तभी यहाँ पे काम चलेगा, अदरवाइज इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। जो आदेश जारी किया जाएगा ना, आपके अगर जो स्वतंत्रता मिले उसको छीना जाता है ना, तो उसके लिए आप रिट तो लगा सकते हो, रिट के माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा अगर कुछ निर्बंधन लगाए जा रहे हैं तो। अब एक नेक्स्ट केस आता है चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1951 का केस था।
ठीक है। अब इस केस में क्या बोला गया है कि जो आप निर्बंधन लगाओगे ना तो युक्ति युक्त तो होने चाहिए, लेकिन युक्ति युक्त है या नहीं है इस बात का, यानी इस प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को। ठीक है, न्यायालय इस प्रश्न का निर्धारण करेगा जो आप निर्बंधन लगा रहे हो वो युक्ति युक्त है या नहीं है, रीजनेबल होना चाहिए। एक केस और था बम्बई राज्य बनाम बालसारा का। इसमें एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ क्या बता दी कि आप देखते हो डीपीएसपी, ठीक है, जो डीपीएसपी है उसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो न्यायालय में जाके। तो यहाँ पे ये केस में अभी निर्धारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यदि डीपीएसपी जो है यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, कुछ निर्बंधन लगाए जाते हैं ना, तो वो युक्तियुक्त माने जा सकते हैं। यानी कि क्योंकि डीपीएसपी में क्या चीज़ बताया गया कि राज्य सरकार यानी सरकारों के पास जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या किया जाएगा, राज्य के लोगों का भला होता जाएगा। उसमें जो चीज़ें लिखी है उसको लागू किया जाएगा। जैसे समान नागरिक संहिता अभी आप देख रहे हो कि उसको लागू करने की बात की जा रही है जो आपके डीपीएसपी में है। अब डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता के बारे में कहाँ पे बताया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो निबंधन लगाए जा रहे हैं तो ये युक्तियुक्त माने जा सकते हैं, ये बताया गया इस केस के माध्यम से। अब बात करते हैं कि क्या यह अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है कि नहीं, यानी आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो क्या विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे एक केस आया था, कौन सा, अनवर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, 1971 का केस था। अब इस केस में क्या बोला गया था कि स्पष्ट रूप से नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें, आर्टिकल 9 में। आप आर्टिकल 19 पढ़ोगे ना तो उसमें देखोगे कि लिखा है कि समस्त नागरिकों को, यानी कि जो नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनको ये अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया कि ये स्पष्ट रूप से बताया गया है, सिर्फ नागरिक शब्द का प्रयोग करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ना कि किसी विदेशी नागरिकों को। अब आ जाते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) में प्लस आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, इन दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा था, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ा था ना आर्टिकल 19(1) के ए में, तब उसका जो है तो उसके साथ आपको पढ़ना है आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, जिसमें निर्बंधन बताए गए हैं किस आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। 8 प्रकार के यहाँ पे कुछ निर्बंधन बताए गए हैं, यानी कि जो आपको वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिली है ना, बोलने की आज़ादी मिली है, उस पर 8 तरह के अगर कुछ आता है, 8 आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर आपको इस आज़ादी को रोका जा सकता है, छीना जा सकता है। तो अभी तो बात करेंगे आगे निर्बंधन की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अर्थ और विस्तार की। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अर्थ की बात करें, जो आर्टिकल 19(1)(a) है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता है ना आपका आर्टिकल 19(1)(f)(a) का, तो ये जो स्वतंत्रता है वो प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता व्यवस्था यानी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की एक आधारशिला है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि इसके बिना तो जनता से संवाद संभव ही नहीं है सरकार का। अगर सरकार क्या करना चाहती है, उससे कुछ बोलना चाहती है तो कैसे बोलेगी, जनता संवाद कैसे करिए, सिर्फ क्या नेता ही बोलेंगे, नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसलिए नागरिकों को भी अधिकार मिला है। अब इसकी अर्थ की बात करें, ठीक है, अब अर्थ में क्या आता है कि आप जो है शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के माध्यम से, लेखों यानी लिख के, मुद्रणों यानी प्रकाशित करते हुए, चिन्हों के माध्यम से या अन्य किसी भी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने की जो आज़ादी मिली है ना, वो क्या कहलाता है, ये आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। तो अर्थ समझ में आया। अब इसकी विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार क्या है, अभिव्यक्ति शब्द स्वतंत्रता के क्षेत्र को विस्तृत कर देता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।
यानी कि जो मीडिया होती है ना, मीडिया को देखते हो कि बोलते हैं ना फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे है ना, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, क्योंकि जो विचार होते हैं ना वो प्रेस के माध्यम से भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्रकट किए जाते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलना हुआ नहीं तो पेपर में दे सकता है, न्यूज़ में दे सकता है, मीडिया में दे सकता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता ये कहलाती है। तो इसके लिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, इसके लिए भी कई सारे केस लॉ आए हुए थे, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इसको बाद में असंवैधानिक कर दिया गया। जो अब यहाँ पे देखिए बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ 1985 का मामला था। ये जो केस था, इस केस में ना कुछ 4 विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि जो आपके वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता है जो इसमें शामिल है, तो वो जो स्वतंत्रता है वो किसकी करती है, सिर्फ जो 4 उद्देश्य हैं ना, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ना यह स्वतंत्रता दी गई है। कैसे? पहला आता है, आपका कहता है कि व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक, व्यक्ति अपनी क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है इस माध्यम से। जब बोलेगा ही, बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी तो क्या उन्नति करेगा वो। सत्य की खोज में सहायक, यानी सत्य का पता लगाया जाता है इस विचारों को व्यक्ति के माध्यम से। निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना, यानी कि जब आप बोलने के लिए सक्षम हो और आपको आज़ादी है, पूरी आज़ादी के साथ आप बोल रहे हो, तो आप निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकते हो, आपको मजबूत बनाता ही है स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करता है, यानी जो स्थिरता बनी हुई है, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसमें युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो ये जो 4 उद्देश्य है ना, इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये स्वतंत्रता दी गई है, ऐसा कहना है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, 1985 का ये मामला था। नेक्स्ट आता है आपका, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है कि नहीं। यानी कि जो आप अपने घरों में क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं ना, अभी दो बार से आप क्या कर रहे हैं, अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हो। मोदी जी का कहना है कि अपने घर में तिरंगा, हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, क्या आपको फहराना के नागरिक का मूल अधिकार है कि नहीं है। तो इसके बारे में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो आप अपने मकान पर, ठीक है, अपने मकान पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हो ना, वो क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये आपका मूल अधिकार है, आप इसको फहरा सकते हो। हाँ, लेकिन उससे क्या है कि ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, कि तिरंगा कभी यहाँ इधर फेंक रहे हो, कभी उधर फेंक रहे हो लगाने के बाद, तो ये अपमान नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका इसकी नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में ये क्या बताया गया था कि आपका 19(1)(a) के तहत यहाँ पे आप मूल अधिकार है कि आप अपने निज निवास पर, यानी जहाँ रहते हो उस निवास स्थान पर, मकान पर क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो। ये तो बात हो गई आपके वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ केस लॉ और अर्थ विस्तार, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रजातांत्रिक शासन होती है ना, सरकार होती है, उसकी ये आधारशिला होती है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बात करें अनुच्छेद 19(2) की, इसके साथ पढ़ना है अनुच्छेद 19(2). अब इस खंड में क्या, इसमें क्या बताया गया है, पहले तो बेयर एक्ट में पढ़ लेते हैं कि खंड 1 के उपखंड का के अधीन कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों एवं न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। यानी कि जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है ना, तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो कुछ 8 तरह के इसमें निर्बंधन बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कहता है, भारत की एकता और अखंडता, यानी कि अगर वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता से आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे भारत की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ता है,
राज्य की सुरक्षा खतरे में आती है, ठीक है, या फिर आप विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है, उन विदेशी राज्य के साथ कुछ करते हैं, जैसे हमारे क्या है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रसिया के साथ है, यूक्रेन के साथ, किसी के भी साथ विदेशी राज्य हैं, तो उनके उनके बारे में कुछ ऐसे गलत शब्द बोलना, ऐसा तो आपका नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपके बोलने पे भी ना रोक लगाई जा सकती है, या फिर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी रोक लगाई जा सकती है। सदाचार है यानी शिष्टता जो होती है, न्यायालय अपमान हो रहा है तो आप उस पर रोक लगाई जा सकती है, मानहानि हो रही है, अपराध उद्दीपन हो रहा है, इन सभी आधारों पर क्या किया जा सकता है, आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अब जो आपका आर्टिकल 19 है, जैसे शिष्टाचार सदाचार है यानी शालीनता के व्यवहार होना चाहिए लोगों के साथ, अगर ऐसा नहीं हो तो आपको यहाँ पे निर्बंधन लगाया जा सकता है, आपको बोलने पे भी आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है ना, आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था, आर्टिकल 19(2) के बारे में, कि हिकलन टेस्ट यानी या फिर शालीनता और नैतिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपको आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 लगाना है। ये प्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि हिगलन टेस्ट किससे संबंधित है, तो आर्टिकल में भी यहाँ पे बता दिया गया है। आपका आईपीसी में भी ये मिलेगा आपको हिगलन टेस्ट, ठीक है। यानी हिगलन टेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, केस आया था जिसमें शालीनता और नैतिकता के बारे में बताया गया था। तो ये आपका यहाँ पे ये रहेगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अन्य मामले थे, अभी हमने प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ एक आध मामले में देखा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स वाला। अभी कुछ और मामले थे जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे सरकार के द्वारा, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या 2018 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी विषय पर सिविल वाद का लंबित होना मात्र उस विषय पर अन्य नागरिकों के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने का आधार नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक फिल्म आई थी अय्यारी, ठीक है। तो ये फिल्म जो थी उससे क्या हुआ था, जो एक आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक है, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी थी लिमिटेड थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका कहना था कि इनसे संबंधित जो वाद चल रहे हैं, वाद कौन सा, जो सिविल वाद चल रहा है, उनके अधिकारों का प्रभाव पड़ेगा इस फिल्म के माध्यम से, तो इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस याचिका को खारिज कर दिया गया था और बोला गया था कि इसमें इस प्रकार की कोई भी इस आधार पे हम नहीं लगा सकते इसमें रोक कि आपका जो सिविल वाद लंबित है उस पर प्रभाव पड़ेगा, इससे ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया था कि सिर्फ सिविल वाद का लंबित होना मात्र यह एक आधार नहीं होगा कि नागरिकों के बोलने पे आज़ादी पे या फिर किसी अन्य तरह की इस आज़ादी पे रोक लगाई जा सके। दूसरा आया था मोहम्मद अजमल अमीर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद, बनाम महाराष्ट्र राज्य। आपने देखा होगा जो हमारे 2011 में क्या हुआ था, यहाँ पे गोलीबारी हुई थी मुंबई में, मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया था, ये जो केस था इसमें बोला गया था कि आतंकवादी घटनाओं आदि का लाइव टेलीकास्ट जिससे उन्हें सहायता मिलती हो प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं माना जाएगा। यानी कि जो प्रेस है ना, तो इन घटनाओं का, आतंकवादी घटनाओं का ना लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ पे जो बंधक है उनको बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के ये प्रतिकूल है। अगर आपने पूरा घटना को लाइव दिखा रहे हो तो हम यहाँ पे कैसे जाएंगे उस पर बचाने, बंधक अगर कोई है, या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कैसे हम मेंटेन करेंगे अगर हर चीज़ आप लाइव दिखाते रहे तो यहाँ पे इसको मना कर दिया गया कि आपकी जो आतंकवादी घटना है ना, इसको लाइव दिखाना ये प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपका, केस तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, भरमार है केसों की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केस थे जिसको हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ।
अब इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है एक साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से अधिक नहीं है। यानी कि अगर आप जो प्रेस की स्वतंत्रता देखें ना, तो जो एक साधारण नागरिक की स्वतंत्रता होती है, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। जैसा साधारण नागरिक की स्वतंत्रता है उसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता भी रहेगी। दूसरा आता है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ। ठीक है, अब इस प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982 का मामला था। अब इस केस के माध्यम से क्या बोला गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें घटनाओं को जानने का भी अधिकार शामिल है इसमें। यानी कि सिर्फ प्रेस में ऐसा नहीं कि प्रकाशित कर दिया जाए, प्रकाशित तो कर रहे हैं, इसमें जानने का अधिकार भी कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, आप जो न्यूज़ छाप रहे हो कैसे आई है। लेकिन यहाँ पे है कि कोई सूचना देने के लिए ना विवश नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, 1950 का मामला था। इसमें क्या बताया गया था कि जो समाचार पत्र हैं, ठीक है, समाचार पत्र में प्री सेंसरशिप का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। प्री सेंसरशिप का निर्बंधन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर न्यूज़ छापनी हो ना तो उससे पहले आप सरकार से परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे, ठीक है। तो ये निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता सरकार के द्वारा कि आप हमसे अनुमति लेंगे उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ छापेंगे। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे प्री सेंसरशिप यानी कि प्री सेंसरशिप पूर्व अनुमति की यहाँ पे निर्बंधन नहीं लगाया सकता। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बेनेट कोल माइंड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1973 का मामला था। अब इस केस में क्या बोला गया था कि यदि ऐसी विधि व्यवस्था की जाए जिससे जो प्रेस है, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता में कुछ उल्लंघन हो, यानी प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाए। अब जैसे सरकार ने यहाँ इस केस के माध्यम से इसमें क्या बताया गया था, जो सरकार थी उसने क्या किया, एक आदेश जारी किया, ठीक है। आदेश क्या जारी करती है, 1972 और 1973 के ये एक आदेश आता है। क्या आता है कि जो अखबारी कागज नीति है, क्या है, अखबारी कागज नीति और नियंत्रक आदेश 1962 का है। इसको चुनौती दी गई थी। चुनौती क्या दी गई थी कि सरकार ने आदेश निकाला कि इसमें सिर्फ 10 पेज तक आप प्रकाशित कर सकते हो, उससे ज़्यादा का प्रकाशित नहीं कर सकते हो। यानी सीमित कर दिया प्रेस की स्वतंत्रता को ना, सीमित कर दिया कि आप 10 पेज से ज़्यादा इसमें न्यूज नहीं छाप सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक केस आता है राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य, 1994 का। अब इस केस में क्या हुआ था कि इसमें कहा गया कि इस आधार पर प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई। अगर कोई प्रेस है, मीडिया है, वो कोई न्यूज़ प्रकाशित कर रही है तो उस पर इस आधार पर प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि जो राज्य के अधिकारी है ना उनकी मानहानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इस जो केस है राजगोपालम बनाम तमिलनाडु राज्य, इसको 2 नामों से जाना जाता है। एक नक्कीरन पत्रिका, दूसरा ऑटो शंकर का मामला। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑटो शंकर का मामला कौन सा है तो क्या बताओगे, राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 का। या फिर नक्कीरन पत्रिका के नाम से किसको जाना जाता है, इसी केस को जाना जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया समझ में। एक केस और था PUCL बनाम भारत संघ। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई मतदाता है यानी जो वोट डालता है ना, उसको ये भी जानने का अधिकार है कि प्रत्याशी कौन है, ठीक है। अगर प्रत्याशी का ही नहीं, प्रत्याशी के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो मतदान कैसे करेगा। तुम प्रत्याशी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है। ये तो बात हो गई 91A प्लस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात, यानी कि किस आधार पर निर्बंधन लगाया जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई। अब नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 19(1) खा प्लस अनुच्छेद 19(3), ठीक है। अब ये खा के साथ आपको कौन सा पढ़ना है, 19 सब क्लॉज 3 पढ़ना है। अब इसमें क्या बताया गया, सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता,
यानी कि अगर आप क्या कर सकते हो, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, लोगों के साथ मिल सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने विचारों को व्यक्त करोगे। ठीक है, तो ये बताया गया है। लेकिन एक चीज़ बताई गई इसमें कि शांतिपूर्वक और निरायुध युद्ध होना चाहिए, शांतिपूर्वक और निरायुध, बिना हथियार के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तलवार लेके पहुंच रहे हो, बंदूकें लेके पहुंच रहे हो, लाठी डंडे लेके पहुंच रहे हो और यहाँ पे क्या करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए शांतिपूर्वक। अब ऐसे शांतिपूर्वक सम्मेलन थोड़ी होता है। तो यहाँ पे निरायुध होना चाहिए, ये आपका 19(1)B बताता है। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में बताया गया है। 2 आधार इसमें बताए गए हैं। पहले में कितने 8 आधार बताए गए थे, लेकिन इसमें कितने, सिर्फ 2 आधार बताए गए हैं। कौन कौन सा? एक कहता है भारत की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ने वाले कोई ऐसे सभा सम्मेलन हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब भारत के खिलाफ कोई ऐसे नारे लगाओगे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप नारे लगाते हो भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, एक नारा लगा था ना ओवैसी के उसमें रैली, उसमें सभा में ओवैसी सभा कर रहा था, तो वहाँ पे एक आए थे, उसमें क्या बोल दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद। तो उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था उसमें। हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इशू है तो उसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 2 आधार बताए गए हैं कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, ठीक है ना। जब आप देखोगे प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है ना, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी यहाँ पे किया जा सकता है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ना, ये आपके आर्टिकल 19(1)B में जो अधिकार मिले हैं शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और दूसरा आता है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था बनी रहे, ठीक है ना, जो पब्लिक ऑनर है उसको मेंटेन रखने के लिए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अर्थात इसका कुछ यहाँ पे देखें तो 4 चीज़ें यहाँ पे आती हैं निकल के। 4 चीज़ें कौन कौन सी? सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। भारत की प्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल ना हो, यानी जो सभा आप कर रहे हो ना, वो भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध नहीं होने चाहिए कि आप उसकी अखंडता को खंड खंड कर रहे हो, ठीक है, तोड़ रहे हो, अखंडता को यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहे हो। जो हमारा जो भारत कैसा है, ये अखंड राज्य है। अब वहाँ पे क्या है, दूसरे उसके बाद लोक व्यवस्था को अगर क्षति करते हो, पब्लिक ऑर्डर के यहाँ पे क्या करते हो, डिस्पर्स करने की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या है, लोगों को अगर क्षति होती है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सभा से रोक लगाई जा सकती है कि आप ऐसा सभा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 19(1)(ग) प्लस अनुच्छेद 19(4), यानी कि इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 4, जिसमें रिस्ट्रिक्शन बताए गए, निर्बंधन बताए गए, क्या, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप जब यहाँ पे शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हो तो हो सकता है आप क्या करो कि एक सभा भी बना लो, सभा भी तो बनाई जा सकती है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है, अनुच्छेद 19(1)(ग), सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। तो सबसे यहाँ पे मूल संविधान की बात करें तो यहाँ पे संगम और संघ व्यवस्था और ये जो सहकारी समिति है ना, इसको जोड़ा गया था। 97वां अमेंडमेंट हुआ था, 97 यानी 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये सहकारी समिति भी जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सहकारी समिति कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप क्या बताओगे कि 97वां अमेंडमेंट हुए थे 2011 में, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता क्यों है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता क्यों है? अब इस स्वतंत्रता का प्रयोग ना क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नागरिक होता है ना, यानी जो हमारे भारत का नागरिक है, वो अगर कोई एक अकेला व्यक्ति है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो अकेले नहीं किए जा सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति है ना वो करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है, एक संगठन बना लिया जाता है, संघ बना लिया जाता है, तो और ताकि वो क्या किया जा सके, मिल के वो कार्य किया जा सके, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति से संभव नहीं है तो क्या किया जाएगा, संगठन तो बनाया जाएगा भाई, एक दूसरे की मदद तो ली जाएगी। तो इसीलिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इस स्वतंत्रता का प्रयोग करके नागरिक समूह का गठन करके उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं होता है।
अब इस स्वतंत्रता के माध्यम से क्या किया जाता है, अभी जो स्वतंत्रता आपको मिली है ना, उसके माध्यम से आप क्या करोगे, वाणिज्यिक या व्यापार को सुगम बनाने हेतु, यानी आपको जो वाणिज्य जो, ठीक है, जो व्यापार चलाना चाहते हो उसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके, उसके लिए आप क्या करते हो, कोई कंपनी बना लेते हो, ठीक है, कोई न्यास यानी ट्रस्ट क्रिएट कर देते हो, कोई भागीदारी पार्टनरशिप फर्म बना लेते हो। तो ये व्यापार को, वाणिज्य को अच्छा चलाने के लिए और अच्छे तरीके से सुगम बनाया जा सके, इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे कंपनी बना लेते हो, न्यास, और साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी आ जाते हो। दूसरा है किसी विशेष वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु, यानी कि अगर कोई ऐसा विशेष वर्ग है तो उसको अधिकार सुरक्षित रहें, उसके अधिकार का हनन ना किया जाए, तो यहाँ पे उसके लिए भी बनता है। जैसे आप छात्र संगठन बनते हैं, ठीक है, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए एक संगठन बनता है, व्यापारिक संगठन, श्रमिकों के लिए श्रमिक संगठन, एसिड पीड़ित है तो एसिड पीड़ितों के लिए एसिड पीड़ित संगठन, अधिवक्ता संगठन, ठीक है ना, हम देखते हैं ना जो लॉयर्स का एसोसिएशन भी होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्या किया जाता है, जो अधिकार है ना उनको सुरक्षित रखने के लिए ये सब किया जाता है। क्योंकि जो एकता किसमें, जब सभी लोग एक साथ आ जाते हैं ना, उसमें एक बल मिलता है, एक बल मिल जाता है, और अकेले में क्या है, वहाँ पे एक अकेला फील करेगा, वहाँ पे तो कुछ रहेगा नहीं उसके पास, तो उसका अधिकार को हनन किया जा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, उन विशेष वर्ग को एक संगठन के रूप में गठित कर दिया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं अर्ध राजनैतिक संगठन। अब जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव होते हैं ना, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका गठन किया जाता है। जैसे आप देखोगे आरएसएस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मीडिया समूह होता है, ठीक है, तो इन सभी का गठन क्या किया जाता है, सांस्कृतिक रूप से यानी संस्कृति को बचाने के लिए अर्ध राजनीतिक संगठन भी बनाया जाता है इसमें। उसके बाद आता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का गठन। अब देखते हो बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, सपा है, यानी ठीक है, समाजवादी पार्टी है, इस सभी पार्टी की क्या है, एक राजनीतिक दल का गठन तो है। अब यहाँ पे जो राजनीतिक दल का गठन होता है ना, वो इसी आर्टिकल के में कवर होता है, आर्टिकल 19 में। अलग से कहीं भी किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया, संविधान में कहीं भी और नहीं बताया कि राजनीतिक दलों का गठन के बारे में, ये आर्टिकल 19 ही कवर करता है। अब ये जो स्वतंत्रता सारी चीज़ मिली हुई है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब निर्बंधन क्या लगाया जाएगा, अब आप देखोगे आर्टिकल 19 का क्लॉज 4, तो उसमें क्या बताया गया है कि भारत की प्रभुता अखंडता बनाए रखने हेतु, लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु, सदाचार यानी कि नैतिकता को बनाए रख संरक्षित करने हेतु यहाँ पे इस पर निर्बंधन लगाया सकता है कि आप जो फर्म बना रहे हो ना, उसका जो पर्पज़ है वो कैसा नहीं होना चाहिए कि भारत विरोधी नहीं होना चाहिए, उसकी एकता और अखंडता को क्या प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ठीक है, लोगों के साथ नैतिकता का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने संगठन बना लिया, लोगों के साथ कुछ भी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इस आधारों पर क्या किया सकता है, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे तो प्रदर्शन का अधिकार, यानी कि आप अगर संगठन बना भी लेते हो ना, तो प्रदर्शन बनाने के बाद ना, संगठन बनाने के बाद ना, ये प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हो कोई कि धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, लेकिन हाँ आपका अधिकार है कि आपको किसी बात को मनवाना है सरकार से, तो क्या कर सकते हो, धरना भी कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो। ये आपके अभिव्यक्ति का ही एक प्रकार से साधन है, लेकिन कब तक, जब तक कि ये हिंसात्मक नहीं हो। अगर हिंसात्मक हो गया, आपने संगठन बनाया और उसके बाद हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये तो गलत है, तो आपको ये इस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये केस था कौन सा, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, यानी कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1972 का मामला था। अब इसमें क्या बताया गया था, कहा गया था कि जो धरना प्रदर्शन है ना, वो भी एक अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन कब तक, जब तक कि वो हिंसात्मक ना हो। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 19(1)D और E, ये दो आर्टिकल हैं, ठीक है।
दोनों आर्टिकल में क्या बताया गया है, एक में कहता है कि आपको संचरण की यहाँ पे स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हो। और दूसरा ई नंबर क्या कहता है कि भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब ये तो अधिकार तो बता दिया गया है, साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 5 में ना इसकी निर्बंधन बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या है, संचरण और निवास की स्वतंत्रता, संचरण इसमें और निवास करने की इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 एक घ क्या कहता है, सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की अधिकार होगा, यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र यानी कहीं भी जा सकते हो। हालांकि इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तुम क्या है, एब्सोल्यूट तो है नहीं ये अधिकार आपको। उसके बाद अनुच्छेद 19 एक ई कहता है सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का अधिकार होगा, यानी कि अगर आप कहीं संचरण कर रहे हो तो वहाँ पे आप निवास भी कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई, आपका अधिकार, आपको स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन इसमें क्या है, आपका यहाँ पे निर्बंधन भी लगाया गया। 19(5) आप देखोगे तो 19(5) में क्या है, दो यहाँ पे क्या पता है, कैटेगरी बता दी गई कि दो आधार ही है, जिन्हें दो आधारों पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला क्या है, पहला कहता है आपका साधारण जनता के हितों में निर्बंधन। अगर आप कहीं संचरण कर रहे हो ना, यानी कि आप कहीं जा रहे हो या आप कहीं निवास कर रहे हो, तो उस पर क्या है कि निर्बंधन लगाए, साधारण जनता के हितों में निर्बंधन। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो टोल प्लाजा होता है, तो टोल प्लाजा में कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। विशेष कारण से किसी मार्ग पर यातायात को रोक दिया जाता है, यानी कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण से आपको रोक दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके रेट लगा दो हमको संचरण का अधिकार है या इस आर्टिकल में 19 में हमको रोका क्यों गया, ऐसा नहीं है। अगर कुछ विशेष कारण है तो सॉरी, आप तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें लगाया जा सकता है। अब जैसे एक आता है आपका मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट लगाने का प्रावधान है। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो आपको रोक लिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, चालान किया जाता है। तब यहाँ पे एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया, ठीक है, अजय कानू, ठीक है, कौन सा केस था, अजय कानू बनाम भारत संघ 1988 का मामला था। अजय कानू वर्सेस भारत संघ 1988। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हेलमेट लगाने का प्रावधान है ना और आपको रोका जा रहा है वो सही है एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि वो साधारण जनता के हित में है ना, आपको बचाने के लिए है, आपका सिर ना फट जाए, इसलिए क्या किया जाता है, हेलमेट लगाने का यहाँ पे अनुरोध किया जाता है और आपका चालान किया जाता है। तो ये जनता के हित में है, तो यहाँ पे ये संवैधानिक है। अब दूसरा आता है किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय के हित में निर्बंधन। अब यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति जो होती है ना उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये जहाँ पे रहते हैं अनुसूचित जनजाति कुछ ऐसी होती है ना जिनके अगर क्षेत्र में आप प्रवेश करते हो ना तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी संस्कृति पे हमला कर रहे हो, तो आप पे हमला कर देते हैं, तो और आपको वहाँ पे प्रवेश करने से रोकते हैं। तो यहाँ पे सरकार इस आधार पर भी रोक लगा सकती है कि आप उनके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ये क्योंकि जो अनुसूचित जाति के कुछ ऐसे लोग समुदाय होते हैं ना जो अपनी सुरक्षा के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अब उनके क्षेत्र में कोई भी ना आए। इस श्रेणी में जैसे देखें इसमें और क्या शामिल है, जैसे नागालैंड होती है, नागालैंड के कुछ इलाके हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाके, जैसे वहाँ पे जरबा जनजाति है, कौन सी, जरबा जनजाति होती है ना, उनके लिए भी यहाँ पे मना किया है कि इन जो यहाँ रहते हैं ना उनके क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं करोगे। संचरण की आपको पूरी छूट है लेकिन ऐसे क्षेत्र में नहीं जाओगे आप। ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात करें, अगर आपको अधिकार है निवास करने का अधिकार ना, तो ये निवास करने के अधिकार में भी यही दो चीज़ें हैं, साधारण जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय के हित में निर्बंधन। जैसे आप कोई बांध बनानी है, ठीक है, कोई बांध बनाना है, सड़क बनानी है, सैन्य छावनी बनानी है, कोई वहाँ पे माइंस खोदनी है, ठीक है, खनन करना है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्तियों को, किसी नागरिकों को ना किसी स्थान विशेष से हटाया भी जा सकता है और वहाँ से बसने से रोका भी जा सकता है। तो इस आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप वहाँ नहीं निवास कर सकते। तो निवास करने का अधिकार तो है लेकिन वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ।
और दूसरा इसमें क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ना, उनकी शोषण से बचाने के, उनको शोषण से बचाने के लिए ना, कि ताकि उनका शोषण ना हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उनके क्षेत्र में बसने से लोगों को रोका जा सकता है कि आप उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते, बस नहीं सकते उनके क्षेत्र में जाके, उनकी ज़मीनें नहीं खरीद सकते हो। तो इस तरह के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका इस स्वतंत्रता कौन सा है, आर्टिकल 19(1) ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। आपको यहाँ पे स्वतंत्रता किस चीज़ की है, आप कोई प्रोफेशन वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई अपनी उपजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, इस तरह की स्वतंत्रता है। अगर आप कहीं निवास करने का अधिकार तो है, आपको कहीं जाने का अधिकार भी। अगर आप वहाँ पर रह जाते हो, बस जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, अर्निंग कहाँ से होगी, पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अधिकार मिल गया है, ठीक है। तब इसमें भी कुछ यहाँ पे क्या किया सकते, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। निर्बंधन साधारण जनता के हित में और किसी वृत्ति व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय तकनीकी अर्थात निर्धारित करने, यानी कि अगर कोई कारोबार करते तो उसमें, यानी कि कुछ ऐसे जॉब होते हैं ना जो सिर्फ विशेष स्किल पे ही डिपेंड करती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अर्हता डिसाइड की जा सकती है, इतनी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इस आधार पे कि अगर आपके पास ये तकनीक नहीं है, यानी कि ये ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप ये वृत्ति नहीं कर सकते, आप इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अब जैसे आपको डॉक्टर बनना है या मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो आपको उस डॉक्टर से संबंधित कुछ कोर्सेज तो करने होंगे। अगर कोर्स नहीं करोगे डॉक्टरी वाले, या फिर मेडिकल, अगर आपको कुछ मेडिकल खोलनी है, ठीक है, मेडिकल की शॉप चलानी है, तो उसके लिए आपको फार्मेसी करनी पड़ती है। अगर आप फार्मेसी नहीं करोगे तो आप मेडिकल कैसे चलाओगे, आपको जब नॉलेज ही नहीं रहेगी तो उस चीज़ की, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आपके पास इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ताकि आप इसको कर सको आगे। आगे बात समझ में। अब इसमें कुछ केस लो हैं, ठीक है। अब केस लो क्या है, पहला आता है शोधन सिंह। शोधन सिंह बना नई दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी, 1989 का मामला था। अब इसमें क्या कहा गया था कि जो फुटपाथ होती है, ठीक है, फुटपाथ पे जो बिजनेस करते हैं ना, व्यापार करते हैं, किनारे फुटपाथ समझते हैं ना, सड़क के किनारे बैठ के यहाँ पे जो कुछ लोग व्यापार करने, कुछ बेचने लगते हैं, तो क्या है, वो आपका मूल अधिकार है। यानी फुटपाथ पे आप बेचते हो ना, आपको वहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है, आप बेच सकते हो वहाँ पे जाके। हाँ, किसी विशेष कंडीशन पे वहाँ पे हटाया जा सकता है। दूसरा आता है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ओम प्रकाश, इसमें क्या बताया गया था कि आप ऋषिकेश जानते होंगे, ऋषिकेश एक स्थान है, उसमें क्या बताया गया कि उसमें जो उसकी सीमा है, ऋषिकेश की सीमा है, वहाँ राज्य सरकार ने कहा कि आप वहाँ पे मांस, ठीक है, मांस और अंडे उसकी सीमा पर नहीं बेच सकते हो, आपके व्यापार पे यह प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19(6) के तहत ना इस निर्बंधन को सुप्रीम कोर्ट ने युक्ति युक्त माना, यानी कहा कि ये सही है, ठीक है, ये जो निर्बंधन लगाया जा रहा है ना, ये युक्ति युक्त है, आप वहाँ पे अंडे मांस नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे रीजनेबल, यहाँ पे क्या किया, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, रीजनेबल आपका जो युक्ति युक्त निर्बंधन है, ठीक है ना, वो तो लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस आता है गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट बनाम भारत संघ। अब इसमें अगर सरकार पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे पान मसाले पे, गुटखे जो गुटखे मिलते हैं ना, उस पर पूर्णतः रोक लगा दे बिक्री पे, तो ये क्या है, ये असंवैधानिक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूर्ण रूप से उसकी बिक्री पे रोक नहीं लगा सकते, ये अयुक्तियुक्त है, ठीक है। कैसा है, अनरीजनेबल, यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया और इसको लागू कर दिया। तो आई होप आपको आर्टिकल 19 समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 डॉक्ट्रिन्स दिए हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।